प्रणाम ताई जी। आज हमारी ताई जी जो कि 82 वर्ष की हैं, उनसे हम मुलाकात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्टिव और पूरे परिवार को साथ में लेके चलने वाली जो हमारी ताई जी हैं, वो दोनों परिवारों को उनके पियर के परिवार को, अपने परिवार को साथ में लेकर जो उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय है वो। और आप ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहें, बताते रहें चीज़ों को। तो आज हम आपके बारे में कुछ जानने की चेष्टा रखते हैं, जो कि आपके बचपन से अभी तक की आपकी कैसी यात्रा रही, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ताई जी, आपका बचपन कैसा रहा? आप हमें बताइए थोड़ा। मेरा बचपन तो पूरा ग्रामीण जीवन था मेरा तो, और पूरा बहुत ही बढ़िया, मतलब खेती बाड़ी में घोड़ी दौड़ाना, बैलगाड़ी जोत के लाना, खेत में ज्वार भी काटना, ये भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे दादाजी वहीं झोपड़ी बना के रहते थे 4 महीने, जब तक फसल नहीं आती थी, जब तक। और दूसरा जो खेत था, उससे मैं और मेरी दादी, हम रात वहां रहते थे। ऐसे ऊंचे ऊंचे मंडवा बनाते थे, जो फसल से ऊंचे हो, ज्वार से ऊंचे हो, उन पे चढ़ के और रात वहां सोते थे। और वहां 2 मंडप थे, तो सुबह जब पक्षी आते थे तो उनको गोफन से मार के उड़ाना पड़ता था। तो एक पे मैं उड़ाती थी, एक पे मेरी दादी उड़ाती थी, और फिर चिल्लाते थे, हो रहा हो रहा दे। मतलब इस तरह का वो हम लोगों का था। सही है। फिर घर में गाय भैंस थी, पौधा पड़िया को मई पिलाना, फिर गैया लगाना। फिर हालांकि मेरी माँ कभी दरवाजे पे नहीं निकली, छोटी बहन, पर मैं दादा दादी के साथ 1.5 साल की थी जब से दादा दादी के साथ रहे। और मेरी दादी बहुत बोल्ड थी, तो उनके साथ रहने से वही गुण नाव आप पे, में आया। वही गुण मेरे में। गांव भर का इलाज करती थी मेरी दादी। अच्छा। किसी का पेट दुखा, किसी का कुछ हुआ। और दूसरी बात यह है कि किसी के घर अगर पति पत्नी का झगड़ा हो, तो मेरी दादी डंडा लेके जाती थी, दोनों को जमाती थी। इतना उनका गांव में मान भी था और ये भी था। तो मैं उनके साथ साथ, हालांकि 15 साल में 1 महीना कम था जिसमें मेरी शादी। तो ये कुछ समय का, मतलब पढ़ाई मैंने 4वीं तक करी, 10 साल में 4वीं पास कर ली। और फिर 5 साल में शादी, जब तक सब भूल गई, क्योंकि उसके बाद किताब उठाई नहीं। हालांकि मेरे पिताजी पटवारी थे, और मेरे दादा दादी रिटायर हो गए थे जब से वो खुद हाथ से खेती करते थे। तो उनके साथ जैसे घास काटना है, बीड़ ले लेते थे, फिर घास भी काटा, ज्वार भी काटी, उड़ावनी भी करी। मतलब खेत का कोई काम ऐसा नहीं रहा कि जो मैंने नहीं किया। ये तो रहा मेरा बचपन। बहुत बढ़िया। तो आपके आगे बचपन में कौन-कौन से खेल खेले होंगे आपने उस टाइम? हमने खेल उस जमाने में खेले, एक तो वो नरवत और पार्वती बनाते थे, जिसमें टोकनी में लकड़ी लगा के उसमें फूल लगा के वो उनको चढ़ाते। तो वो फूल तोड़ने के लिए सुबह अंधेरे से जाना पड़ता था। तो स्कूल में चमेली का पौधा था, तो एक दिन रात को 2 बजे नींद खुली, 2 बजे मैं पहुंच गई वहां। वहां एक नाला बहता है, दूर है था स्कूल। वहां पहुंचे, देखा तो फूल ही नहीं खिले थे। तो वहां से फिर मैं रात को वापस आई। मेरी दादी कहने लगी, तो इतनी रात को कहाँ गई थी? मैंने कहा, मैं फूल तोड़ने गई थी, तो फूल अभी खिले ही नहीं थे। ये खेल था। फिर मूला उचकाई खेलते थे, एक की कमर एक पकड़ लेते थे, और फिर सामने वाला उसको खींचता था। तीसरा खेल ये था कि जैसे टोकनी पे टोकनी, टोकनी पे टोकनी रख लेते थे, और फिर तो उस पे से उछलना रहता था, कूद के उस पार जाना था। टोकनी गिर गई तो वो हार गया। वो ऐसे ग्रामीण खेल थे बहुत सारे। आपकी सहेलियों से अभी मुलाकात होती है आपकी बचपन की? सहेलियों से तो अब तो नहीं होते, क्योंकि कई सालों से सही वहां बिल्लो जाना नहीं होता। सही सही। पर है, हमारी एक सहेली है, तो उसका क्लास में पहला नंबर आया और मेरा चौथा नंबर आया। तो मैं उससे कहती थी कि तू पीछे रह गई,
मैं आगे निकल गई क्योंकि तेरा तो एक नंबर आया। सही मतलब हमारी अज्ञानता आप देखो सही, सच कि बात, ये सही ग्रामीण वो ज्ञान था नहीं, अज्ञानता के सब खेल थे, सही है। ये था। तो बहुत बढ़िया। आप के शादी के समय के कोई किस्से याद है आपको? अरे शादी के तो क्या किस्से, शादी के किस्से बहुत है। हमारी सगाई हुई जब दादाजी 8वीं में थे, मैं दूसरी में थी, तो वहां जो हमको जो मिठाई दी थी गोदी में, तो मेरी छोटी बहन इनको नहीं खाने देती थी क्योंकि ये मेरी ससुराल की है, ये तो मैं ही खाऊंगी, मैं किसी को तुमको नहीं दूंगी। फिर शादी हुई तो खूब खुश होते थे, हमारी शादी हो रही है, नए नए कपड़े आएंगे, नए ये होगा। तो हाँ, पर शुरू से आनंद ही आनंद, हर चीज में आनंद लिया। कभी रोना धोना तो मेरी आंखों में आंसू तो कभी रहे ही नहीं, न बचपन में और न। पर आप सबसे बड़ी बहू थी घर की, आप सबसे बड़ी बहू थी घर की, इतने बच्चे, यहाँ पर भी 11 बच्चे थे दादी के, और हाँ उन सबको लेके चलना बड़ी बात थी। नहीं नहीं, वो तो अपने आप चले, मैं लेके नहीं चली किसी को। मैं जैसे आई तो जैसे वहां भरा घर छोड़ के आई थी। और पहले के लोग क्या करते थे कि जो बड़ा परिवार हो वहां लड़की देते थे, कि जिसमें लड़की के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहे, सब बड़े बूढ़े रहे, छोटे रहे, और सबके साथ कैसा समय गुजर जाए, कोई दुख सुख का भान नहीं हो, इसलिए बड़े परिवार में देते थे। अब यहाँ की जगह आई तो यहाँ भी वो सब भाई बहन, पर इतने प्यारे थे। जैसे इधर गुलाब बहन को छोड़ा, इधर उमा जी हमारी इतनी दोस्ती कि, और ये सब रमा, ये सब छोटे छोटे तो सबके साथ खेलते थे। यहाँ भी खाना भी बन रहा है, पहले ये ध्यान नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, सादगी इतनी थी कि कोई पहनावे का वो नहीं था। दूसरा किसी को कि मेरा पैसा तेरा, मेरा तेरा का सवाल नहीं था उसे, इसलिए चाहे कितने भी लोग रहते। तुमको मैं उदाहरण बताऊं, जैसे आप तुम लोग आती थी हमारे यहाँ, तो 4 जने 8 जने, कौन ने निकाला, कौन ने खाया, कौन ने कहा हुआ, किसी को घर में पता ही नहीं रहता था कि 8-10 मेहमान आए हैं। मेहमान नहीं होते थे क्योंकि परिवार परिवार था। तो उसमें ये सब बड़ा परिवार में, और बहुत अच्छा लगता था। दिन भर हंसते थे और हंसी खुशी में काम करते थे, तो थकते नहीं थे। पहले कोई सिर दर्द बीमारी ये वो कुछ होती नहीं थी। तो ये जीवन चलता था हमारा। बहुत ही अच्छा। आजकल तो ये एक आप उदाहरण बन गया है कि भाई आजकल तो परिवार सोचते हैं या मम्मियां सोचती है कि हम बच्ची को जितने छोटे से छोटे घर में, जहाँ कोई ना हो, ननद देवर कोई ना हो, वहां पे दे तो ज्यादा सुखी रहेगी शायद हमारी बेटी, पर ऐसा नहीं है। पर आप देख रहे हो ना, कहाँ ज्यादा सुखी, छोटी छोटी उम्र में बीपी हो रहा है, छोटी छोटी उम्र में बीमारियां हो रही है, टेंशन हो रहा है, और अपेक्षाएं ज्यादा सबसे कर रही हैं, तो और दुखी हैं। पहले ये ज्ञान नहीं था। और मैं तो कहती हूँ कि अपेक्षा शब्द महिला के जीवन में हमारे तो आया ही नहीं। हमने क्योंकि हर कोई तो जैसे भाभी ये कर दो, मम्मी ये कर दो, बहू ये कर दे, तो हमसे अपेक्षा, और अपेक्षा क्या होता था ये शब्द का ज्ञान भी नहीं था। ये सही। तो आज भी आप इतने एक्टिव हो ताई जी, आपकी जिंदा दिली का क्या राज है? जिंदा दिली का राज हमें खुद पता नहीं। कोई कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, काम करते रहते हैं, कैसे स्वास्थ्य बना, कैसे क्या हुआ, और खुश शुरू से रहे। मायके में भी हमारे यहाँ बहुत खुशियां थी, और हम ससुराल आए तो यहाँ भी बहुत खुशियां रही। तो हमेशा खुश रहो, सकारात्मक सोच रखो, सबके लिए अच्छा करो, तो यही जिंदा दिली। और अपना जीवन का एक पल भी कोई भी चीज में ऐसा दुखी मत हो, क्योंकि ये तो संसार है, संसार में सुख दुख, पर आप उसमें से किस तरह अपना निकलने का, अपने जीवन जीने की कला कैसे सीखते हो, वो कोई दूसरा नहीं आता कि भाई आप किस में खुश है। आप जब खुशी दोगे तो वो ब्याज सहित मिलेगी, और जब आप दोगे ही नहीं और सामने वाले से कहो कि ये मुझे खुशी दे, तो ऐसे नहीं मिलती। ऐसा मेरा सोच है। सही बात है। नहीं, आपका सही में सोच की वजह से ही आज हमारा परिवार उस मुकाम पे पहुंचा है। लोगों के लिए मिसाल है कि वही जोशी परिवार एक मिसाल के तौर पे मानते हैं उसको। तो
आपने ताऊ जी ने भी काफी ऊंचाइयों को छुआ है। ताऊ जी जब उनको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली थी, अमेरिका गए थे, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए ताई जी। देखो, पहली बात तो कि मैं ताऊ जी के लायक थी नहीं, मैं गांव ऐसा की आप अनपढ़ ऐसा आप नहीं महिला। बोलिए। नहीं, इनका परिवार पढ़ा लिखा था, और मेरी जब शादी हुई, जब ताऊ जी ने इंटर कर लिया, तो इनकी पढ़ाई चलती रही, पर इनने मेरे को भी प्रोत्साहित किया, मेरे को भी आगे बढ़ने में वो किया। ये सब बच्चे पढ़ते थे, तो मैं अपना घर का काम करके जैसे भी हो मैं भी पढ़ती। तो मैंने पहले राष्ट्रभाषा की परीक्षा में प्रवेश परिचय कोविद, तो एक सब्जेक्ट में 8वीं मैट्रिक और इंटर, फिर इलाहाबाद की परीक्षा से विद्या विनोदनी किया, विद्या विनोदनी के प्रवेशिका करी, विद्या विनोदनी करी, प्रवेशिका क्लास ज्वाइन करी थी मैंने। इधर खाना बना के 9 बजे से क्लास रहती थी महिलाओं की, तो मैं 9 बजे से जुमेराती में अग्रवाल धर्मशाला में जाती। अच्छा। वहां से आके फिर हाँ, फिर विद्या विनोदनी करी, फिर ये रमा जी और हमने साथ साथ किया। अच्छा अच्छा। फिर विद्या विनोदनी के बाद में जोशी जी ने कहा है कि आप हायर सेकेंडरी कर लो, हरिशंकर जी। फिर रमा और हमारा हायर सेकेंडरी का फॉर्म अरे भरा, वाह। फिर हायर सेकेंडरी हो गया। आए 3 डंडे, 2 किसी में नहीं आए। कोई उसके बात बाद नहीं। में फिर है तो फिर ग्रेजुएशन किया, तो फर्स्ट ईयर किया उज्जैन यूनिवर्सिटी से, सेकेंड ईयर किया भोपाल यूनिवर्सिटी से, अच्छा। और थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर के बाद में श्रद्धा भक्ति हो गई। तो फिर पढ़ाई खत्म हो गई, फाइनल रह गया। फिर उरी की शादी निकली, तो उरी से मैंने कहा कि अभी तू है तो ये लड़कियों को भी संभाल रही मैं। फिर मैंने बी फाइनल उरी की शादी सन 64 अरे में किया। वाह। उसके बाद हाँ, फिर एमए भी किया, पर एमए प्रीवियस किया, फिर वो फाइनल नहीं किया। तो ये तो रहा। आप ताऊ जी ने भी गजब की मेहनत करी। सही। जैसे हर 2 साल में खुदिया में शादी होती थी, तो मैं तो 4 महीने पहले काम के लिए चली जाती थी, और ताऊ जी हर साल परीक्षा देते। कितनी परीक्षाएं, ये तो तुमको उनका बायोडेटा सब मान लो। सही बात। पर जब ये फुलब्राइट स्कॉलरशिप आया, इनने जो रिसर्च किया इमर्सन पे, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी किताब लगी, तो वहां के लोगों ने कहा कि 30-35 साल से अमेरिका में इस सब्जेक्ट पे किसी ने काम नहीं किया, और किसी इंडियन ने किया है। अच्छा। तो इनकी ढुलाई हुई, फिर यहाँ भोपाल। फिर ये जब जाने का हुआ, तो मैं एक इनको अच्छा सा बताती हूँ कि जब ये यहाँ दिल्ली गए वीजा बनवाने, तो लोग खड़े हो जाए, ये फुलब्राइट स्कॉलर है। तो दादाजी कहे कि ये क्या चीज होती है, ये तो क्यों इतना मतलब। सही है। अच्छा, हीरे की ये परख गए दूसरों को ही होती है। और फिर ये गए, तो इनको छोड़ने हम बम्बई गए वहाँ, क्योंकि उस वक्त ये पारुल हुई थी, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकती थी। तो पर बम्बई तक पांडे जी भी यहाँ आए हुए थे, तो पांडे जी और हम बम्बई गए, तो इनको वहाँ छोड़ने गए। तो उस वक्त वो चीन का झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ जाने नहीं देते थे। हाँ। तो फिर पांडे जी ने एक चाय की कॉफी हाउस था वहाँ भीतर, तो वहां गए हम। तो वहाँ उस जमाने में 25 रुपए की 1 कप चाय देते। तो वहाँ खिड़की में से देखे कि ये सारे प्लेन ये ऐसे। सही। तो मैं बहुत दुखी हो गई थी कि ये जा रहे हैं। अब जब फोन भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो जब मैं आके बेंच पे बैठी, तो एक महिला बच्चे को लेके लड़की सरीकी सो रही। तो मैंने, क्यों बेटा तुम सो रहे? बोले ये दुबई गए हैं ना 3 साल के लिए। अच्छा। तो क्या मैं सवेरा होगा जब जाऊंगी। तो उसको देख के मेरे को बड़ा हिम्मत बनी कि ये लड़की, इसका आदमी 3 साल के लिए, मेरे तो 6 महीने के लिए गए हैं, सही। और मैं इस उम्र की, मेरे पास बाल बच्चे हैं। तो उससे मुझे बड़ा बल मिला, तो मुझे मन को बहुत अच्छा लगा। सही बात, बहुत अच्छा था। तो हाँ। उसके बाद में तो फिर ताऊ जी ने कितनी किताबें लिखी? ताऊ जी ने भी, उनकी कितनी टोटल किताबें हैं ताऊ जी की? ताऊ जी की 18-19 किताबें। 18-19 किताबें हैं।
इतना काम अपने, सच में परिवार में एक मेहनत का जो जज्बा है सब में, वो तो मानना पड़ेगा। मतलब ताऊ जी से लेकर अभी पापा जी, काका जी में भी उसी की वजह से आज वो इस मुकाम पर है। मेहनत के और बिना जब तो मेरी शादी हुई थी तब ताऊ जी 21 साल के थे। सही। मैं 15 साल की 1 महीने बाद हुई, और इतनी जिम्मेदारी थी कि आज इतने सारे बच्चे यहाँ रहते थे। तो उस वक्त बड़े भैया की उम्र कोई नहीं देखता था, मतलब कि ये बड़े भैया हैं। सही है। और इतने सबकी जिम्मेदारी संभालना और मेहनत भी बहुत करी। आप तुम कहते हो कि ताऊ जी से आपकी क्या अपेक्षा? अपेक्षा ये रही कि वो दिन भर में 2 मिनट देख ले या मैं उनको देख लूं, तो वो जो खुशी थी वो आज दिन भर पास बैठने पे भी नहीं मिलती। ये सच बात है। तो ताई जी, आजकल आपकी दिनचर्या क्या रहती है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में क्या, 5:30 बजे उठ गए, थोड़े घूमे फिरे, चाय वाय पी, और योगा किया 1-1.5 घंटा ऊपर। वहां से आने के बाद में फिर कहेंगे पेड़ पत्ते पत्ती, कहेंगे मैं पानी, कहेंगे मैं तुलसी लगा, कहेंगे मैं कुछ, ये किया। आपका वो पत्तियों खाने का वो है, अभी भी जारी है क्रम? हाँ हाँ, पत्ती 10 तरह की 8 तरह की पत्ती खाती हूँ। कौन कौन सी पत्ती खाते हो आप? मैं खाती हूँ बेल पत्ती खाती हूँ, कड़वा चिरायता खाती हूँ, आम की पत्ती खाती हूँ, जाम की पत्ती खाती हूँ, बेल पत्ती की पत्ती खाती हूँ, और मीठा नीम खाती हूँ, सबकी दो दो और पत्ती। ये पत्थर चट्टा जो यूरिन के लिए होता है ना, वो खाती हूँ। दूबा कभी खा लेती हूँ, गर्मी अगर लगे कि बढ़ी हुई है तो कभी कुछ ऐसा करके सब चबाया। और चबाने के बाद में तिल्ली में कैल्शियम होता है, तो हाँ, फिर उसके बाद में एलोवेरा खाती हूँ। एलोवेरा के बाद में तिल्ली खाती हूँ। तिल्ली के बाद में फिर लौकी का जूस बनाती हूँ। तो लौकी के जूस में काली मिर्ची, नमक और आधा नींबू निचोड़ के छान के वो पीती हूँ। उसके बाद में फिर नाश्ता करती हूँ। अब नाश्ता बदल बदल करती हूँ, किसी दिन है तो ओट्स बना लेती हूँ दूध में डाल के, उसमें बादाम डाल के, किसी दिन पराठा बना लेती हूँ, किसी दिन मतलब दलिया है, उपमा है, सब यही बना आपके के फिर चेहरे की चमक नहाए का राज धोए। है। ये तो काय का राज रहा, अब तो सब गया बेटा। ये आप योग भी सिखाते हो सबको? और आपकी हाँ हम उम्र महिलाओं को योग सिखाते हो वहां पे? हाँ हाँ, उनको 5 से 7 जितने भी सीनियर महिलाएं हैं और लड़कियां भी आ जाएं तो उनको, उनके जो जिसके लायक है उनको, अब जैसे सूर्य प्रणाम वगैरह वो लोग नहीं कर सकते, हालांकि मेरे से सब छोटी हैं, पर कोई मोटी है, कोई ये है। अच्छा, आलस एक तो उनको क्या है कि प्रोत्साहित करने के लिए कहीं के गाने गाओ, उस पर ठुमके लगवाओ, उनके ये करो, जब जाके वो आती है। उनको खाली योगा कराओ तो नहीं आती, उनको हंसी मजाक के 1-2 कहीं का गाने सुनाओ, कहीं के क्यों, तो जिसकी जो रुचि, तो ज्यादा तो नहीं पर 10-15 इकट्ठी हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, 10-15 भी आना और सबको साथ में करना, बहुत अच्छा। हाँ, और फायदे भी होते हैं। फायदे भी होते हैं, सही बात। हाँ, किसी के घुटने थोड़े ठीक होते हैं, किसी के ये नहीं, और जो मन से करता है उसको तो 1 महीने में ही बहुत फायदा हो जाता है। सही बात। और जो चिल्लाते चिल्लाते करते हैं तो फायदा उनको भी होता है, थोड़ा टाइम लगता है। कहती है कि आपकी डांट तो हमें खानी चाहिए। मैंने कहा, भैया डांट नहीं करोगे तो ऐसा योगा का चलता है। सही सही। आपने एक्यूप्रेशर की भी तो ट्रेनिंग ली हुई है कहीं पे? नहीं, अच्छा। एक्यूप्रेशर का क्या, जब प्रेरणा स्रोत कौन कौन है, ये ट्रेनिंग मैंने किसी की भी नहीं ली। अच्छा। क्या हुआ कि दादाजी जब अमेरिका गए थे, जब मेरे को बुखार वगैरह आया, तो वो बीनू मौसी है ना, जानते हैं कि अपने शाहजहानाबाद वाले मामी की बहन टेंगू बाबू के, तो वो मुझे देखने आई। अच्छा। तो मेरा गला वाला खराब था, तो उसने कुछ पॉइंट दबाया, अच्छा। मेरे को आराम लगा। तो मैंने कहा इसके बारे में मुझे बताओ, तो उसने एक किताब का नाम लिख के दिया,
तो वो किताब मैंने पांडे जी को लिखी। तो जब वो आए तो 10-12 किताब ले आए थे, तो मैंने सबको एक एक बार दी और उसको पढ़ पढ़ के जो भी थोड़ा बहुत मैं सीखी। फिर जब भी मैं बम्बई जाती थी तो पांडे जी से सीख आती थी कोई खास खास पॉइंट, ये वो। तो एक बार उनसे कसके का पॉइंट सीख के आई मैं, जो कमर में लग। हाँ, अब क्या हुआ इसके बाद में यहाँ कोटा में शादी थी। वो उसकी वो शर्मा थे जिनकी लड़की की, तो यहाँ भोपाल से ये ऐसे जोशी की पत्नी की जो बहन की लड़की है उसके यहाँ। अब यहाँ से हम गए और ये सीहोर वाले उमेश ने अटैची उतारी, उसको कसका लग गया। वो ऐसा कैसे रह गया। अब मैंने कहा मैं सीख के तो आई हूँ, करूँ। अब मैं 4 डॉक्टर खड़े, डॉक्टर रमेश खड़ा, डॉक्टर गोकुल खड़ा, 2 वो कोटा वाले शर्मा जी के वो डॉक्टर खड़े, एक और ऐसे। अब ये 4-5 खड़े इनके। अब मैंने भगवान गुरु महाराज का नाम दिया, मैंने उससे कहा कि जूता खोलो। मैंने जो दबाया वो खड़ा हो गया। अब वो सब के सब मैंने भैया तो ऐसे एक्यूप्रेशर के कई सही चमत्कार भी होते हैं। तो फिर मेरे गुरु फिर पांडे जी रहे, प्रेरणा स्रोत बीनू मोशी रही, और पांडे जी से फिर मैं ये सीखती थी जब भी उनको टाइम मिलता था। तो बाकी पढ़ के करती रहती। सही सही, वो सीखने की एक ललक होना चाहिए, सीखने की ललक होती है तो सीख जाते हैं। हाँ। ये तो खैर है। मुझे याद है अपन एक बार खुदिया में थे, तब आपने एक बैल को गीता सुनाई थी जब उसका आखिरी समय था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ बैल जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो पड़े रहते हैं। अब वो पैर हाथ 8 दिन हो गए रगड़ते रगड़ते, सब उसके पैर छिल गए। उसको पानी भी पिलाएं, रोटी भी खिलाएं। तो मैंने रमाशंकर से कही, मैंने कहा कि मध्यपद 18वां अध्याय सुनाते हैं तो अपन यहाँ बैठ के सुनाते। तो मैंने उसके पास सिर पे हाथ रख के और पूरा अध्याय सुनाया। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसके बैल की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो तो मैंने भी देखा है, बैल की आंखों में से आंसू आ गए थे उस टाइम। तो उसकी आंख में आंसू आ गए और मेरे को भी आंसू आ गए, और थोड़ी देर बाद उसने पैर पटकना बंद कर दिया। सही। तो ये एक अनुभव है गीता का। मतलब ये रामायण है, गीता है, ये बहुत शाश्वत है, इनमें बहुत शक्ति है, जबकि अपन साधारण उसको मानते हैं। और फिर गीता का एक ही मैंने तो रखा कि कर्म प्रधान विश्व करेगा, कर्म करे जाओ फल देगा, और कर्म करने से आप एक्टिव भी रहते हो। सही सही, बहुत सही। खाली बैठने से सही है। ताई जी, आपने परनानी, परदादी, दादी, नानी, मम्मी सबकी भूमिकाएं इतने अच्छे से निभाई हैं, तो आप आजकल की पीढ़ी को बताइए कि ये कैसे प्रेरित हो या उनको कैसे इसकी शिक्षा मिले। भाई आज की पीढ़ी में पहले तो सभी तो उल्टा हो गया। पहले तो बच्चे ही नहीं चाहते हैं, फिर बच्चे हो गए तो पालने के लिए बहुत सारे चाहिए। पहले इतनी आत्मीयता रहती थी, अपने मन से सब करते थे, उसका आनंद लेते थे कि भाई मेरी बेटी को हो रहा है। और बच्चा को जब लेंगे तो बच्चे को मालिश वाली से नहीं मालिश करवाते थे कि मैं अपने हाथ से करूंगी, हाथ से घुटी दूंगी। तो वो एक आत्मीयता थी। अब आज सब व्यापार हो गया है, इसलिए बच्चों के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते आजकल। तो पहले हमारी सास ये थी तो निर्भीक होके बोलती थी, अब थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो आप बहू और बेटी के बीच में कैसे अंतर, मतलब क्या अंतर देखती हैं? नहीं देखो, बहू और बेटी का अंतर, जैसे सब लोग कहते हैं कि वो बेटी समान मानो, बहू को भी बेटी जैसे रखो, पर आप सोचो कि बहू और बेटी का अंतर तो रहेगा मेरे ख्याल से। मैं ये नहीं कह रही आज की पीढ़ी का, क्योंकि बेटी इस घर, उसका घर नहीं है बेटी का, ये वो अल्हड़ जिंदगी जीती है। हालांकि उससे भी हम काम करवाते हैं, सिखाते हैं, डांटते हैं कि भाई तुमको दूसरे के घर जाना। अब बहू जब आती है तो बहू का ये घर होता है और बहू का पति है। आज अगर हम बेटी मान के हमारे पास तो नहीं वो बैठ सकती, वो हमें खाना देगी, कपड़े देगी, प्यार से बोलेगी, सब करेगी।
पर जो बेटी 24 घंटे हमारे पास रहेगी वो बहू तो नहीं रह सकती। बहू का घर है, उसको घर की मर्यादाएं निभाना है उसको। हाँ, उनके साथ हम बीच में ये रोल कर सकते हैं कि बहू को कोई तकलीफ है उसमें हम साथी, अगर वो कहीं गए हैं तो हम भाई खाना बना लें, खाने की पूछ लें, उसके साथ एडजस्टमेंट अच्छा हो। पर बहू बहू रहेगी और बेटी बेटी रहेगी, ये मेरा सोच है, बाकी जो भी सोचो। सही है। सही बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आजकल भारतीय महिला की छवि को आप कैसे स्वीकारती हैं? किस टाइप की होना चाहिए भारतीय महिला की छवि? देखो, भारतीय महिला जो थी वो तो अब है नहीं। आज जो बच्चियां हैं वो पहली बात तो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी ये सब हैं कि वो अपनी छवि खुद निखार रही हैं महिलाएं। पर हम ये कहेंगे कि महिलाओं को, देखो, पुरुष की बराबरी कर सकते हैं पर हम पुरुष नहीं बन सकते। और महिला एक ऐसे है कि उसके लिए असंभव शब्द नहीं, वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकता। ये सही बात। और महिला के लिए भाई थोड़ा उसको कामकाजी महिला है, ये है, सब करो, पर उसके बाद में थोड़ी सी मर्यादा भी हो, थोड़ा सा पहनावा भी ऐसा हो। जैसे अपने मैथिली शरण गुप्त की कविता है कि परिवर्तन ही गर उन्नति है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, नहीं तो सीधे साधे प्राचीन भाव ही भाई। तो महिला को इस तरह रहना चाहिए कि न पुराने में अगर आपको कोई दोष दिखता तो छोड़ दो, पर जो पुरानी चीजें अच्छी है उनको भी लेके चलो और आगे कदम भी बढ़ाओ। ये नहीं है कि हम पीछे कहें, तो ऐसे नहीं, आगे बढ़ना आपका काम है, पर बढ़ने के साथ साथ ये सारी चीजें भी हो तो महिला की छवि भारतीय महिला कहलाएगी। और नहीं तो न वो भारतीय रही और न वो विदेशी रही, तो वो बीच में तो न उसका वजूद इधर रहा न उसका, उसको अपना वजूद बनाने के लिए कुछ ये करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। दुनिया देखती है कि आप आज क्या हैं। आपने इतना काम किया है बचपन में भी, पहले भी, मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों ने तो एक मिसाल कायम की है। तो पर दुनिया ये देखती है कि भाई आप आज क्या कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इसके पीछे की तपस्या को कोई नहीं देखता कि भाई पहले आपने कितना काम किया है। तो आपको आज की पीढ़ी को पुरानी बातें सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? उनको आपके किस्से सुनाते हो तो उनको मजा आता है? तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं भाई, जिसको तुम तपस्या कह रहे हो, परिवार में कोई तपस्या नहीं। तपस्या होती है कि ईश्वर का योग हो, मिलन हो, ये हो, वो तपस्या हो। और ये तो हमें घर का परिवार चलाना है, इसमें जितना प्यार बहाओ, और प्यार मैं सोचती हूँ कि जितनी फ्री की चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। जैसे सांस हम फ्री के ले रहे हैं तो प्यार भी फ्री का बांटो। तो जब आप प्यार बांटेंगे तो आपको कई गुना मिलेगा, आपके घर में सुख शांति रहेगी, बच्चे सब आनंदित रहेंगे। और पुराने बच्चों को भी जो किस्से सुनाना, तो लोग क्या उबाऊ किस्से सुना, अरे हमने इतनी आफत उठाई, हमने ऐसा किया, हमने ये, तो वो बच्चे सुनना नहीं पसंद। आप पहले के भी मनोरंजक किस्से बच्चों को सुनाओगे कि पहले ये हुआ, तो बच्चे उसको सुनेंगे। और बाकी क्योंकि बच्चे आज के, छोटा बच्चा भी हमसे कई गुना उसके पास ज्ञान है, और हम जो ये बातें करेंगे तो उसको बचकानी बातें लगती है कि अरे ये तो सब। हाँ, उनके स्तर की बात कोई तुम करो या थोड़ा बहुत जिसमें कि उनका मूड चेंज हो, तो वो बात बच्चे सुनेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। सही। हाँ। बहुत बढ़िया। आपकी बड़ी बेटी ओम दीदी और अपने काका जी, सबसे छोटे वाले काका जी में उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, तो दादी और आप दोनों साथ में मम्मियां बनी है। तो आपको नहीं, मेरी शादी में मेरी माँ को भी बच्चा होने वाला था, याजय मामा, और लीडर दयाशंकर होने वाला था। दोनों गर्भवतियों ने मुझे परछा,
तो अब ये फिर 4 बच्चे हुए मेरी शादी के बाद। तो छोटे-छोटे बच्चों को रखती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब ये सत्यनारायण क्या, ये 1.5 साल का था, सही है। तो अच्छा लगता था। मतलब ऐसा वो नहीं था कि ये बच्चे हो रहे हैं, पहले माहौल ही वही था ना, मतलब हम उससे उबर निकले नहीं थे सही बात। कि अब सास को भी हो रहे हैं, अब जैसे मेरे को भी हुए, इंदौर वाली चाची को भी हुआ है, हमारे 1-1 महीने का फर्क था आशा में, और रमाशंकर 2 महीने छोटा था। तो सच बात। जब उनको लड़का हुआ, हम लोगों को लड़कियां हुई दोनों को, तो काका जी कहते थे कि भाई पुराने चावल फार होते हैं। सही है। तो अच्छा लगता था। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में अभावों में जब तक रहे, जब तक ज्ञान नहीं था, मैंने ग्रामीण जीवन भी डीप में जिया और इधर शहरी जीवन भी बिल्कुल हाई फाई जिया। पर जैसे ये अगर भान हो जाता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने ये किया, तो वो सब बेकार हो जाता है। सच बात। भाई एक दिन हरि भैया कह रहे थे कि आपने मुन्ना को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, हमको इंग्लिश, हमने किसी को नहीं पढ़ाया। हमने किसी का किया ही नहीं। सही बात है। अब वो अपन ये कहें कि हमने किया तो फिर वो नहीं नहीं, ठीक आपने भी नहीं, और आज बहुत इतना किया। प्यार भी आज मिले। बच्चे अपने पाँव पे इसीलिए खड़े हैं कि भाई सब आपकी नहीं नहीं, छत्र छाया में। वो बच्चे कुछ भी समझे, पर हमको ये नहीं लगता कि हमने कोई इनके ऊपर, भाई बच्चों की दुनिया माँ बाप करती है। सही बात। अब छोटे छोटे थे तो फिर क्या है कि उससे आज जो मैं स्वस्थ हूँ, तो उनका प्यार कितना मिला है। सही बात। आज मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों से मेरे नंदेवर ज्यादा मान करते हैं, सच बात। और आज इतने लोगों का प्यार मिलना और सम्मान मिलना, जबकि उस काबिल अपन नहीं है, पर आज इतना दे रहे हैं, तो ये बड़े भाग्य की बात। और इतना अच्छा ससुराल मिलना भी बहुत बड़ी बात है कि जिसका पहले से इतने क्वालिफाइड, जिसका इतना ना, कई बार दादाजी अगर जैसे डांट देते तो फिर वो दूसरे लोगों की चिट्ठी आती ना, अरे आप तो बड़े व्यंगकार हो, साहित्यकार में, ये लोग जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो भाई ये होंगे उसका भी। सही बात है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज देखो मेरे परिवार में इतनी लड़कियां हैं। कौन लड़की ऐसी है कि जिसको ससुराल में 5 साल कोई परेशानी नहीं आई? सबको आती है, 5 साल एडजस्ट होने में लगता है। सही बात। पर इतनी लड़कियों में मुझे गर्व ये है कि आज एक तो काका बाबा का कजिन का भेद नहीं है। सच बात। दूसरी बात यह है कि आज इतनी लड़कियां जो भी परिस्थितियां रही, हर एक के साथ रही, कोई वापस लौट के नहीं आई। तो ये मुझे कितने मेरे गर्व की बात है, मेरे परिवार की बात है कि आज कहीं भी दमखम से कहें कि मेरी लड़कियां हैं, और लोग कहेंगे नहीं आज वहां की लड़कियां निभ के बता दी। और आज जो पति पत्नी में भी जो होता है, तो मैं एक बात कहूंगी कि पत्नी या तो पति के अनुकूल हो जाए या पति को अपने अनुकूल बना ले, तो मैं समझती हूँ कि किसी के भी घर में कोई परेशानी नहीं आती। सच बात। और पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष का थोड़ा सा तो हमारे जरा सा उसके आगे झुक भी गए तो क्या हुआ, अपना आदमी है। आज बाहर तो तुम सर उठा के चलोगे, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे कि हमारे माँ बाप इतने प्रेम से रहते हैं, तो उनके बच्चे भी उसी तरह प्रेम से रहते। मैं कहती हूँ कि मेरे 7 दिरानियां हैं, पर आज मैं जिसके घर जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गई। इतना प्यार से बाई करके बोलती हैं कि अमृत घुलता है। तो ये कितने सौभाग्य की बात है, इसको तुम क्या कहोगे? सच बात। और जहां तक है, मेरी माँ ने कहा था कि बेटी पवित्र किए को दो, तो आज रमा और कला सगी बहने से ज्यादा, रमा को जरा भी कोई अच्छा कपड़ा देना होता है तो मैं कला को दूंगा।
पद हो या संतोष है, और एक साथ रहे एक घर में। आज मायके का परिवार, ससुराल का परिवार, तो ये क्या है? ये फ्री का प्यार है। प्यार में सब कुछ। और एक मान मत रखो। जैसे मैं वहां से चली, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा रात को आदमी कह दे कि ये सूरज चमक रहा है, कहना हाव में सारा संसार सब। और ससुराल में अगर कोई कहे तो उसका बुरा मत मानना। नकटी जितनी बनेगी, कोई कह रहा है अपना खाना मत छोड़ो आपने, तो तुम, वो तो नहीं जानती थी बेचारी उस जमाने में कि ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, पर वो कहती थी कि सब बीमारियों से तुम बच जाओ। और फिर हमारी माँ को भी हम देखते थे, तो पहले ये सोचते थे ससुराल ऐसे ही होता होगा जैसा। तो और फिर छोटे से परवरिश ही वैसे, तेरे को अगले घर जाना है, तेरे को ससुराल जाना है। और मेरी दादी ने विदा होते वक्त कहा था कि अगर कभी उल्हाना आया है तो देखो ठीक नहीं होगा। तो हम, दूसरी बात ये, वो कहते थे कि ससुराल की कोई भी अपने पति की बात, अपने सास ससुर की बात मायके में मत कहो, क्योंकि अभी तुम नादान हो, सब बात खोलो। कल से जब समझदारी आएगी तब तुम्हारे मायके की, ससुराल की बात जाएगी तो तुमको उस वक्त बुरा लगेगा। और पहले ये साधन बिंदु साल भर में जाते थे तो आधी सी बात तो भूल ही जाते थे माँ को कहने। अब ये नई दुनिया में ये सब हो गया है कि अभी की बात अभी बताओ। सही। चलो भाई, ये हमारा तो अनुभव है। नहीं, आपके अनुभव से हमको कितना सीखने को मिलता है ताई जी। बहुत अच्छे अनुभव है, इन्हीं की वजह से। बेटा, हम तो ग्रामीण जीवन जिया है, और आज भी इतने दादाजी के साथ में, जैसे गवर्नर हाउस जा रहा है, गाड़ियां खुले, पर ये नहीं लगता था कि हाँ भाई खुशी खूब होते थे कि चलो हमको ऐसा आदमी तो मिला कि जिसके पीछे हमने तो हमारे। और वाकई दादाजी ने बहुत निभाया। कभी मैं, देखो ये सब पढ़े लिखे थे, पर मुझे कभी किसी नंदेवर ने या ताऊ जी ने निगलेक्ट नहीं किया। ताऊ जी ने यहाँ तक मेरे को कि रोड पार कैसे करना, जाओ तो ये ऐसा करना, ट्रेन में जा रहे हैं तो कैसे जाना, अकेले भेजते थे, बोले तुमको क्या। और उन्हीं ने ये सब जगह मुझे अकेले भेजने करने में दादाजी ने वो कभी ऐसा निगलेक्ट नहीं किया कि चलो 20 मिनट हुए। इस मुकाम पर हो ताई जी। हमें बहुत गर्व है कि हमारी ताई जी एक अलग मुकाम कायम किया ताई जी ने अपने परिवार में, अपने समाज में। बाविसा समाज के लिए आप एक शान हो। तो पर ऐसा तुम लोगों को लगता है, मेरे को नहीं लगता कि मैं जिंदा दिल हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैं तो अभी भी अपने आप को ऐसे साधारण कोई कहता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अपन है नहीं और तुम लोग इतना कर रहे हो। ये नहीं, आपके अनुभव से तो हमें हमेशा सीखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा ताई जी आज बात करके, आपके पुराने चीजों को जानकर। तो आशा है हम भी भविष्य में कुछ ऐसा आपके जैसा थोड़ा कुछ बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा आप लोग हमसे कई गुना ज्यादा मेरी बच्चियां बने। मेरे बच्चे आज सब ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तुमको तो कम गर्व है, हमको ज्यादा गर्व है। अच्छा, हमारे यहाँ के सारे बच्चे इस तरह के। चलो, चलिए ताई जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अच्छा, प्रणाम ताई जी।